गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 स्टूडेंट के लिए दिया जा रहा। इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। क्वांटम नंबर क्या होता, तो इट इज़ ए पैकेट ऑफ नंबर जिससे आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता, इलेक्ट्रॉन का डिटेल आइडिया आपको मिलता। उन नंबर के सेट को हम लोग नाम देते क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हम आपको पढ़ा चुके थे वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके लिए याद कीजिए इसके लिए सिंबल होता था स्मॉल n, और इससे हमें जानकारी मिलती थी ऑर्बिट के बारे में या सेल के बारे में, या इसी का दूसरा नाम था एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी मिलती थी। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देता। याद कीजिए न्यूक्लियस के चारों ओर जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता उसको हम लोग नाम देते थे ऑर्बिट या सेल, और ऑर्बिट और सेल को हम लोग डिनोट करते थे। याद कीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। याद होगा के एल एम एन अप टू सेवेंथ ऑर्बिट आज तक नोन है। इन फ्यूचर जब ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है ऑर्बिट और इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर जिसका खोज नील्स बोर ने किया था, पहली बार ऑर्बिट शब्द का इस्तेमाल किया था, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में के मदद से कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते, जिन्होंने बोर्स कैलकुलेशन में इसका यूज दिखाया। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मदद से आप किसी भी वन इलेक्ट्रॉन, जिस एटम या आयन में वन इलेक्ट्रॉन होता, उसके लिए बोर ने कुछ कैलकुलेशन करके दिखाया। वो सीमित है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, अभी बताते हैं। उन्होंने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो उस ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी होगी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, वेव नंबर कितना होगा। ये वो जानकारी थी जिसको हम लोग नाम देते बोर्स कैलकुलेशन। ध्यान से आप देखेंगे बोर ने जिन फार्मूला का इस्तेमाल किया उस फार्मूला में जेड होता था एटॉमिक नंबर उन चीज़ों का जिसका आप कैलकुलेशन करते हैं। बोर्स कैलकुलेशन याद कीजिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज किया गया। मतलब वह एटम या वह आयन जिसमें वन इलेक्ट्रॉन होता वो बोर कैलकुलेशन उसके लिए किया गया था। जैसे याद कीजिए हाइड्रोजन वन एटॉमिक नंबर वन इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए हीलियम प्लस, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लेकिन प्लस का मतलब वन इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 3 में से 2 का लॉस हो जाए तो 1 बचेगा। याद कीजिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +3 का मतलब इसने 3 का लॉस किया, 4 में से 3 लॉस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस एटम या आयन में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो बोर्स कैलकुलेशन में बोर ने उनकी गणना की, और बोर ने ही पहली बार ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो श्रोडिंजर ने यूज किया, लेकिन पहली बार ऑर्बिट शब्द का उपयोग नील्स बोर ने किया। तो यहाँ आप ध्यान देंगे इसमें था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट किसके लिए आप निकालना चाहते। m तो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू फिक्स है।
माइनस ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज का वैल्यू भी फिक्स है, और H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट याद होगा 6.627 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। तो ये वैल्यू आप आराम से सम देख लीजिए, इसमें अभी कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू देख के आपको समझना है। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए याद कीजिए CGS में वैल्यू होता 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU, 10⁻⁻8 ये निगेटिव चार्ज होगा। वो जो चार्ज हम आपको बताए थे -1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब, वो SI में था, ये CGS में है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻27 ग्राम, 27 याद कीजिए, इसको डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। 28 कर लीजिए, 3 - 31, तो ये पॉइंट आपका हो गया। तो ये जितने भी वैल्यूज आपके पास हैं, ये सारे वैल्यूज मदद करते हमें कैलकुलेशन में। टोटल जितना भी वैल्यू है, ये टोटल हमारी मदद करता कैलकुलेशन में। अब यहां से बोर ने रेडियस का फॉर्मूला दिया, ये था n² h² / 4πmze²। इसमें ध्यान दीजिएगा, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, z हो गया एटॉमिक नंबर, बाकी h का 4πme², ये सारा वैल्यू आपका नोन है। इसमें हम CGS में ये काम कर रहे हैं, जो लोग आगे पढ़ेंगे CGS में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता। आप अभी उस चक्कर में ना, आप सिर्फ खाली ये समझने की कोशिश करें, ये देखें जो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मदद से हमारा रेडियस ज्ञात होता है, मतलब n का यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को के मदद से आप r की गणना कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते। ध्यान दीजिएगा, r = 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। हम ये बताना चाहते, यहां पर ये क्या हो गया, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आप रेडियस निकालेंगे तो n का वैल्यू होगा 1, सेकेंड ऑर्बिट का निकालेंगे n = 2, थर्ड ऑर्बिट n = 3, z तो एटॉमिक नंबर है जिसका भी निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटॉमिक नंबर। तो मेरा इस पूरे को बताने का, चूंकि ये चीजें पार्ट 1 में आप एक बार और देखेंगे, यहाँ हमारे बताने का मकसद था जो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मदद से आप वो रेडियस निकाल सकते जिस रेडियस पर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता, उस रेडियस के कैलकुलेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल होता। ये हमारा मकसद था। नेक्स्ट आइए, ये फार्मूला n² h² / 4πa²mze²। इसमें n² और z जो है ये बदलने वाली संख्या है, बाकी सब कांस्टेंट है, और सब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू प्राप्त होगा। सब बच्चे जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, मीटर में जाएंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस। एनर्जी का फॉर्मूला भी पार्ट 1 में सीखेंगे, -2π²mz²e⁴n² तो हमको इतना बड़ा फॉर्मूला लेकर नहीं चलना, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं। जो देखें, जब आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जिस इलेक्ट्रॉन, तो उस एनर्जी फॉर्मेशन में भी अब अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें यूज हो रहा n², n हो गया ऑर्बिट नंबर और z हो गया एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है। मतलब
एनर्जी इलेक्ट्रॉन के निकालने में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का योगदान है। फॉर्मूला भी हम आपसे नहीं पूछेंगे, याद नहीं करना है, खाली चेक करते चले इन चीजों को। फिर एनर्जी या जो भी चीज आप बोर कैलकुलेशन करेंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लागू होगा। थ्योरी कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही अधिक होगी, ऑर्बिटल का साइज उतना ही अधिक होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप पिछले ही क्लास, अभी कुछ चीजों को सिर्फ जान लें, इनका डाटा आज कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए, वही एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला, इसी अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई ZE² तो यहां पर इन पूरे वैल्यू में हम सिर्फ ये फॉर्मूला, आपको नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसकी तरफ नहीं ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करें जो इसके वैल्यू वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो नंबर है जिसके मदद से हम वो रेडियस निकाल सकते जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, हम एनर्जी निकाल सकते जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, हम वेलोसिटी निकाल सकते। ये बोर्स थ्योरी की बात थी। वेलोसिटी बाद में थ्योरी में संशोधन हुआ, आगे फिर और डेवलप होता चला गया थ्योरी, वेलोसिटी निकाल सकते। उसके अलावा जब कभी भी ये एटॉमिक नंबर वेलोसिटी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, गौर करिएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वेलोसिटी का मान भी ज्यादा होगा। ये चीजें आपको मिलती चली गई। तो यहां से बस इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डेरिवेशन याद अभी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब वो हम प्रूफ करके दिखा देंगे तब आपसे वो मांगेंगे। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारता, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो याद कीजिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी के इस फॉर्मूला में कैसे एस्टेब्लिश हुआ, बोर मॉडल में, फिजिक्स में भी, एटम और न्यूक्लियाई में, मेरे पास भी। तो यहां पर N1 और N2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए। इसका मतलब ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानने के बाद आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते, जो 1 ऑर्बिट से दूसरे में जंप मार रहा या अपर से लोअर में आ रहा तो कितना एनर्जी चेंज होगा ये भी आप निकाल सकते। वेव नंबर कैलकुलेशन के लिए भी गौर करिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज होता। तो हम जितनी बात आपको दिखाए हैं उन किसी भी फॉर्मूला को आप नहीं याद रखेंगे, पूरा एक फाइनल निष्कर्ष आपका ये निकला, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंबल छोटी n, इससे हमें जानकारी मिलती ऑर्बिट या सेल। कहते किसको हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिट या सेल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताता जो भाई उस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता जो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा उसका रेडियस कितना, उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी, उसमें लोअर से हायर, हायर से लोअर जंप मारने पर कितना एनर्जी चेंज होगा, वेव नंबर क्या होगा, ये ढेर सारी जानकारियां हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता। इसलिए आप एक भी फॉर्मूला सिर्फ हम देखने के लिए बता दिए, कृपया आप इसको भी याद नहीं करेंगे। जिस दिन हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल पर आएंगे, उस दिन हम आपसे ये डिमांड करेंगे। आइए अब हम आ गए एक नेक्स्ट लेवल पर, इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मात्र 2 क्लास और देखेंगे, उसके बाद पूरा क्वांटम नंबर का रिवीजन मारेंगे। बहुत मजेदार लगेगा क्वांटम नंबर पढ़ना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता इज इक्वल टू स्मॉल l। इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले वैज्ञानिक का नाम समरफेल्ड।
इन्होंने ये बताया जो एक ऑर्बिट के अंदर जितने भी मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते 2n², सारे की एनर्जी इक्वल नहीं होती, एनर्जी में डिफरेंस होता। इसी को नाम दिया गया सबसेल। पता कैसे चला? स्पेक्ट्रम द्वारा। तो यहां पर याद रखिएगा, इससे हमें जानकारी मिलती है सबसेल के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो एक और जानकारी मिलती है, वो है ऑर्बिटल का आकार। यही क्वांटम नंबर हमें बताता है। नेक्स्ट आइए। तो व्हाट डू यू मीन बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? तो आप सीधा जवाब दीजिए, a quantum number which gives information about subshell or shape of orbitals is called azimuthal quantum number। ध्यान से सुनते जाइएगा, थ्योरी भी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट थ्योरी है। सेकेंड पार्ट में 2 क्लास के बाद इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सबसेल? हमने पहले ही कह दिया, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन 2n², टोटल एनर्जी इक्वल नहीं होती, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इक्वल नहीं होती, डिफरेंस इन एनर्जी पाया जाता। फर्स्ट ऑर्बिट एक्सेप्शन है, आप सीख लेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी मिलता, इसी को नाम देते SPDF, और ये कहलाता सबसेल या सब एनर्जी लेवल। अगला, सबसेल्स कितने प्रकार के होते? तो ये हो गया SPDF। इनके लिए वैल्यूज जो निकाला गया इक्वेशन में, क्वांटम में जो वैल्यू निकाला गया उसको आप याद रखेंगे। एस सबसेल के लिए L का वैल्यू होता 0, क्वांटम में ये वैल्यू निकाला गया, ये याद रखना है अभी आपको। P सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना? 1। तो एकदम इजी है, ये हो गया S P D और F, सब स्मॉल अल्फाबेट डालेंगे कृपया। और वैल्यू L का वैल्यू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 3। G फ्यूचर में आएगा तो उसका वैल्यू होगा 4। अभी ये नहीं आएगा, हम लिख दिए, लेकिन अभी इसको फुल रिकॉग्निशन नहीं मिला, किसी किसी किताबें में इसकी जिक्र की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, S के लिए L0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, ये चीजें हमने आपको लिख दी, वैल्यू सामने में रखिएगा। फिर नेक्स्ट आइए, सबसेल S के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये फ्यूचर में आएगा, G के लिए 4 होता है सबसेल्स के बारे में। अब ये जो SPDF है तो याद होगा, स्पेक्ट्रम में जो शार्प लाइन मिलता था वो कहलाता था S, प्रिंसिपल लाइन वो कहलाता था P, डिफ्यूज धुंधला लाइन जो था, डिफ्यूज था वो था, फैला हुआ वो था D, और फंडामेंटल ये तो हो चुका, फंडामेंटल हमारा कहलाता था F। डीजेनरेटेड ये बाद में यूज होगा, चूंकि D ऑलरेडी आ गया इसलिए वर्ड यूज किया गया G। तो ये SPDF सिर्फ आप याद रखेंगे, G के बारे में सुन लें लेकिन G के बारे में काम नहीं करना अभी। अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसेल की जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको हमेशा किस चीज से मिलती है? L से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। और L का वैल्यू कितना होता? लिखा गया 0 to n-1, और कहता है L का जितना भी वैल्यू मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगा 1 सबसेल, 2 वैल्यू मिलेगा 2 सबसेल, 3 वैल्यूज मिला 3 सबसेल, 4 वैल्यूज मिला 4 सबसेल। ध्यान से इनको देखते चलेंगे, जैसे हम यहां पर काम करके देते हैं और ये आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज टुडेज हिट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद कीजिए, हमने ले लिया फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप याद करें n का वैल्यू कितना होगा? इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट। हम जानना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन सा सबसेल होगा,
तो सबसेल की जानकारी मिलेगी एल से, और एल का वैल्यू होता 0 to n-1। अब n इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 वैल्यू पुट करिए, तो हो गया 0 to 1-1, मतलब ये हो गया 0 to 0, मतलब l का वैल्यू कितना हो गया 0। आपको पता है l इज इक्वल टू 0 से कौन सा सबसेल प्राप्त होगा, s होगा। तो यहां पर ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको कौन सा सबसेल मिला, s। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम हमेशा लिखेंगे 1s, मैग्नेटिक में आएगा 1s2, 1s2 मैग्नेटिक में आएगा। यहां से आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा खाली लिखेंगे 1s। 1 में p नहीं होता, क्यों नहीं होता आप खुद चेक कर लें। n इज इक्वल टू 1 डालकर हम सबसेल निकालना चाह रहे, हमें सिर्फ एक मान प्राप्त हुआ, और इस 1 वैल्यू के कारण फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ कौन सा सबसेल आएगा, s सबसेल आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट का s हुआ। आगे आए, इस बार हम काम करना चाह रहे सेकेंड ऑर्बिट, ध्यान दीजिएगा जरा। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 2, मतलब एल सेल भी आप नाम बोल सकते। हम इसमें सबसेल निकालना चाहते, सबसेल एल का मान 0 से लेकर, ये फॉर्मूला आप यहां हटा लें, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1, ये चीजें डायरेक्ट, वो चीजें हटा के डायरेक्ट आप काम करते हैं, 0 से लेकर n-1। तो यहां पे आई 2 वैल्यू डाली, तो ये हो गया 0 to 2-1, तो ये निकला 0 to 1। 0 to 1 का मतलब 2 वैल्यूज मिला, एक मिला 0 और एक मिला 1। 0 to 1 का मतलब एक 0 और एक 1। इसको समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक एक्सिस खींच लीजिए इस तरह से, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो जब आप 0 से 1 जाएंगे तो आपको 1 वैल्यू 0 मिलेगा और 1 वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट आप यहां चेक कर लें। हम निकालना चाहते सेकेंड ऑर्बिट, ये पूरा, ये हो गया L इज इक्वल टू 0 to n-1, मतलब 0 to 2-1, मतलब 0 to 1, मतलब 0 और 1। 0 से S मिला और 1 से P मिला, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट में एक होगा 1 होगा s और सेकेंड ऑर्बिट में होगा p, इसलिए 2s और 2p। 9-10 याद आना लगा, वो आ जाएगा जो सेकेंड ऑर्बिट में s होते और सेकेंड ऑर्बिट में p होते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा पूरी बातों को। अब आप पूरा काम थर्ड ऑर्बिट के लिए देख लें। थर्ड ऑर्बिट पर अगर हम आ जाए, पूरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए याद कीजिए n का वैल्यू होगा 3। तो हम थर्ड ऑर्बिट के लिए ये निकालना चाहते, उसमें कौन कौन से सबसेल होंगे। तो गौर करिए, सबसेल की जानकारी L से, L का वैल्यू 0 to n-1, n का वैल्यू 3 बैठाना है तो याद करें 0 to 3-1, मीन्स इट कैन बी रिटन 0 to 2। स्टॉप, यहां रुक जाएंगे, एक्सिस खींच लें कृपया।
this is x axis, this is origin, this is x dash, this is y, this is y dash। 0 से आपको 2 चलना है, तो 0 से 2 के बीच में याद कीजिए मिला 1, तो ये पूरा सेट बना 0 1 एंड 2, पूरा ये सेट बना। तो यहां पर ये मिला 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, इसका मतलब 0 से s, 1 से p, 2 से d, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में s भी होते, थर्ड में p भी होते, थर्ड में d भी होते, मतलब 3s, 3p और 3d, ये तीनों चीजें, मतलब थर्ड ऑर्बिट में 3s, 3p और 3d, ये 3 सबसेल्स आपको मिलेंगे थर्ड ऑर्बिट में। फिर फोर्थ के लिए चेक कर लें, फोर्थ में क्या होता, तो हम यहां पर बढ़ रहे फोर्थ ऑर्बिट के लिए, ध्यान देते चलेंगे। ये हो गया हमारा फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 4। हम निकालना चाहते सबसेल, और सबसेल की जानकारी मिलेगी l से, और l का वैल्यू हो गया 0 to 4 - 1, या आप इसको पहले राउंड में लिख लें n-1, पूरा एक साथ, तो ये हो गया 0 to 4 - 1, मतलब 0 to 3। फिर एक्सिस खींच के काम करेंगे कृपया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा एक्सिस खींचें, ये x डैश, y डैश, 0 to 3, 0 to 3, अभी ये डिलीट हो गया फोर्थ ऑर्बिट। l इज इक्वल टू 0 to n-1, ये हो गया 0 to 4 - 1, 0 to 3, तो 0 to 3 मतलब 0 1 2 और 3, 0 1 2 3, टोटल वैल्यूज आर 1 2 3 4, तो ये वैल्यू मिला 0 1 2 और 3। तो फोर्थ ऑर्बिट में 0 से याद कीजिए क्या मिलेगा s, 1 से p, 2 से d, 3 से f, इसलिए 4s 4p 4d 4f। तो यहां से आपके ऑर्बिट मिले 4s, सबसेल मिले 4s 4p 4d और 4f। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा, SPDF आप कैसे कैलकुलेट करते इस बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये हमारे सबसेल्स के बारे में जानकारी हुए। अब टोटल सबसेल का लिस्ट भी आप देख लें, ये कैसे बनता है टोटल सबसेल्स का लिस्ट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मिला था 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट में याद कीजिए 3s 3p और 3d, फोर्थ ऑर्बिट में मिला 4s 4p 4d 4f। ध्यान देंगे, फर्स्ट में 1 सबसेल s, सेकेंड में sp, थर्ड में spd, फोर्थ में spdf। तो इसका मतलब 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो अगर n ऑर्बिट लेंगे तो सबसेल्स भी हमें कितने प्राप्त होंगे, n सबसेल्स हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट टाइम जितने ऑर्बिट लेंगे उतने ही सबसेल्स आपको प्राप्त होंगे, 1 में s, 2 में, 3 में, 4 में। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।